हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे हिंदी में काव्य खंड, और काव्य खंड में था हमारा पाठ 12 कैदी और कोकिला। इससे पहले हमने माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में जाना स्टूडेंट, और साथ ही हमने ये भी जाना था कि जो हमारा पहला काव्यांश था उसमें कोयल क्या कहना चाह रही थी, या फिर कवि को ऐसा क्या लगा कोयल अचानक से जब आधी रात में बोलने लगी तो अपनी सुरीली आवाज़ में, तो कोयल माखनलाल चतुर्वेदी को ऐसा लगा कि वही जो कोयल है ना, वो रात में उसका बोलना तो बिल्कुल अप्रत्याशित है। यानी कि हम कह नहीं सकते कि रात में कोयल बोलेगी, लेकिन वो रात में आधी रात को अचानक से चिल्लाने लगी। तो कवि ने वही उसी कोयल को माध्यम बनाकर अपनी कविता लिख डाली। ऐसा मैंने आपको बताया था, हमें जाना था इससे पहले वाली अपनी क्लास में। तो स्टूडेंट देखिए, आज हमारा है दूसरा काव्यांश, जिसकी व्याख्या हम ऑलरेडी स्टार्ट तो कर चुके थे अपनी पहली क्लास में, लेकिन इससे पहले वाली क्लास में लेकिन हमारी वो कंप्लीट नहीं हुई थी। तो इसलिए आज मैं इसको फिर से आप स्टार्ट करने वाली हूँ। आज यहाँ से वो क्या था, क्यों हूक पड़ी कोकिल बोलो, तो यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बीच में से जब वो हमारी जो सीक्वेंस है वो टूट जाती है, ठीक है, हमारी तारतम्य टूट जाएगा तो फिर हमें समझ में नहीं आता, निरंतरता ख़त्म हो जाती है। तो ठीक है, चलिए हम इसको शुरू कर लेते हैं। मैंने इसके शब्दार्थ आपको लिखवा दिए थे, तो शब्दार्थ आपने आई होप कि वो याद भी कर लिए होंगे, जिससे आपको अर्थ समझने में आसानी हो। तो चलिए, ये हमारा क्या है, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। यहाँ तक हम जानेंगे व्याख्या। तो कवि जेल की काल कोठरी से, कवि तो जेल की काल कोठरी में बंद है, ठीक है, जेल की कोठरी से कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं, यहाँ पर कोयल को पुकार रहे हैं, वो संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे कोयल, तू इतनी कसक भरी आवाज़ में क्यों कूक रही है। हे कोयल, कवि जेल की कोठरी से कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे कोयल, तू इतनी कसक भरी आवाज़ में क्यों कूक रही है। ऐसी कौन सी बात है जिसका बोझ तुम्हारी इस वेदनापूर्ण वाणी में स्पष्ट हो रहा है। ऐसी कौन सी बात है जिसका बोझ है ना, जिसका दुख तुम्हारी इस वेदनापूर्ण वाणी से प्रकट हो रहा है, या फिर तुम्हारी इस वेदनापूर्ण वाणी में स्पष्ट हो रहा है। हे कोयल, तुम्हारा ऐसा क्या लूट गया। उन्होंने क्या पूछा कि हो कोयल, तुम्हारा ऐसा क्या लूट गया जिसको लेकर तुम इतनी व्याकुल हो रही हो। हे कोयल, तुम्हारा ऐसा क्या लूट गया जिसको लेकर तुम इतनी ज़्यादा दुखी हो रही हो, व्याकुल हो रही हो। और हे कोयल, क्या है कि हे कोयल, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो, ऐसा वो पूछते हैं। फिर आगे कवि कहते हैं कि मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो जब कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारा ऐसा क्या लूट गया जिसका दुख तुम्हारी इस वाणी से स्पष्ट हो रहा है, जिसका दुख तुम्हारी वाणी में प्रकट हो रहा है, और जिस कारण तुम आधी रात को कूक रही हो, आधी रात को तुम बोल रही हो। हे कोयल, तुम्हारी वाणी तो अत्यंत मधुर है, और कैसी है, मधुर है और कोमल है। हे कोयल, तुम्हारी वाणी तो बहुत ही मधुर है। यहाँ से है ना, देखो, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, हे कोयल, तुम्हारी वाणी तो अत्यंत मधुर है और कोमल है, और तुम इसकी स्वामिनी भी हो, तुम इसकी मालकिन हो, इस मधुर वाणी की और इस कोमल वाणी की तुम क्या हो, मालकिन हो, स्वामिनी भी हो। और हे कोयल, फिर भी तुम इस सीमा तक इतनी ज़्यादा, है ना, क्या कहा उन्होंने कि हे कोयल, तुम्हारी वाणी तो बहुत ही मधुर है और कोमल है, और तुम इसकी स्वामिनी भी हो, ये तुम्हारा धन है, ये तुम्हारा ऐश्वर्य है। मधुर वाणी और ये कोमल वाणी तुम्हारा ऐश्वर्य है, तुम्हारा धन है। फिर भी तुम इतनी ज़्यादा इस सीमा तक विचलित क्यों हो रही हो, अर्थात दुखी क्यों हो रही हो। तो कहते हैं कोयल से कि हे कोयल, फिर भी पता नहीं तुम इतनी ज़्यादा इस कदर दुखी क्यों हो रही हो, ठीक है। ये उन्होंने कहा कि तुम इतनी दुखी हो, तुम्हारा दुख जो है तुम्हारी वाणी से प्रकट हो रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ, ऐसा कवि का विचार था। यस स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया ना यहाँ तक।
चलिए एक बार और हम देख लेंगे, फिर आगे देखते हैं इसमें कि क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। अब कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम इस तरह आधी रात को चिल्ला रही हो कि, है ना, क्यों चिल्ला रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो कि क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी? तो कवि कहते हैं हे कोयल, तुम इस तरह आधी रात को चिल्ला रही हो, आधी रात को बोल रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो? है ना, क्या तुम पागल हो गई हो? या फिर क्या? कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो, वो कहते हैं कि हे कोयल, तुम इस तरह रात में चिल्ला रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो? है ना, तुम पागल हो गई हो? या फिर किसी जंगल में लगी हुई आग को तुमने देख लिया है, या फिर जंगल में लगी आग को तुमने देख लिया है, इसलिए तुम विचलित होकर चिल्ला रही हो। अर्थात उनका मतलब क्या था? क्या तुम्हें भी अंग्रेज़ों के अत्याचार का ज्ञान हो गया है? क्या तुम्हें भी अंग्रेज़ों के अत्याचारपूर्ण नीतियों का ज्ञान हो गया है? जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी, जो वो जिस तरह से वो भारतवासियों के साथ करते थे, तो वो सब क्या तुम्हें ज्ञान हो गया? अंग्रेज़ों के अत्याचार यही तो थे ना। तो इसीलिए कवि यहाँ पर कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तुम पागल हो गई हो जो इस तरह आधी रात में चीख रही हो? या फिर तुम्हें जंगल की आग की लपटें दिख गई हैं? अर्थात क्या तुम्हें भी अंग्रेज़ों की अन्यायपूर्ण नीति का, अन्यायपूर्ण शासन का ज्ञान हो गया है? क्या इसलिए तुम चीख रही हो? क्या तुम्हारी वाणी इसीलिए इतनी व्याकुल हो रही है? क्या तुम इसीलिए इतनी रात को चीख रही हो, बोल रही हो, इसीलिए बोल रही हो? ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड जो काव्यांश था उसकी व्याख्या। क्या व्याख्या थी स्टूडेंट? देखिए एक बार और देख लेते हैं। कवि क्या था, एक बार पूरा काव्यांश में पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर पूरी व्याख्या एक साथ बताऊंगी। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो, अब छोटी छोटी लाइनों में कवि ने अपनी बात कहने की कोशिश की है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। अर्धरात्रि मैंने बताया आधी रात। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो बार बार कवि पूछते हैं कोयल से, हे कोयल, तुम क्यों चीख रही हो? क्यों रात में इतना इस कदर बोल रही हो? पहले वाले काव्यांश में उन्होंने क्या कहा था कि कोयल, तुम इस तरह आधी रात में क्यों बोल रही हो? क्या मेरे लिए कोई गुप्त संदेश लाई हो? हमारे लिए कोई गुप्त संदेश लाई हो? या फिर कोई तुम्हारी जो बोल रही हो उसमें कोई गुप्त संदेश छिपाई, या फिर हमारे लिए तुम प्रेरणा बनकर आई हो, है ना, हमें मोटिवेट करने के लिए आई हो, ऐसा करने के लिए आई हो? कोकिल बताओ तो आखिर तुम क्यों आई हो? तब उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जिस जगह बंद हूँ वहाँ तो ऊँची दीवारें हैं, भयानक दीवारें हैं, और यहाँ इतना अत्याचार होता है कि हमें भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता, जिस वजह से हमारा शरीर और मन तड़प कर रह जाता है। हमारे चारों ओर अंग्रेज़ों ने पहरा बैठा रखा है और दिन रात सिपाही हमारी निगरानी करते रहते हैं। और फिर उन्होंने क्या कहा था कि भाई अब इस तरह से हमारा जो दुख है वो इतना बढ़ गया है जैसे काली अंधेरी रात, और ये अंधेरी रात इतनी काली है, अर्थात दुख इतना बढ़ गया कि हमें उम्मीद कोई नज़र नहीं आती यहाँ से बचने की, या फिर अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त होने की हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। जिस तरह से अंधेरी काली रात में जो चंद्रमा होता है उसकी रोशनी भी क्या हो जाती है, परास्त हो जाती है, उसकी रोज का प्रकाश भी चंद्रमा का क्षीण हो जाता है। ये उन्होंने कहा था कि ऐसी भयानक दुर्दशा है, ऐसा भयानक माहौल है, ऐसे में तुम क्यों चीख रही हो। ये क्या कहा था कवि ने पहले वाले काव्यांश में लिखा था। और दूसरे वाले काव्यांश को हम पढ़ रहे थे कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कवि कोयल को जेल की काल कोठरी से संबोधित करते हुए कहते हैं, पुकारते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तुम इतनी कसक भरी वाणी में, इतनी दर्द भरी वाणी में क्यों कूक रही हो? क्यों कूक रही हो? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी जो स्वर है, तुम्हारी वाणी है, इतनी करुण हो रही है? ऐसा कौन सा दुख है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी वाणी इतनी करुण हो रही है? और उन्होंने क्या कहा कि हे कोयल, बताओ तो तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया जिसकी वजह से तुम्हारा दुख तुम्हारी वाणी से प्रकट हो रहा है। बताओ कोयल, हे कोयल बताओ तो ये तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया जो तुम्हारा दुख इतना बढ़ गया कि तुम रात में ही बोलने लगी, और वो दुख और तुम्हारी वाणी से तुम्हारा दुख हमें समझ में
आ रहा है, हमें हमारे सामने प्रकट हो रहा है। फिर कवि उसको कहते हैं कि मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम्हारी वाणी तो बहुत मधुर है, यानी कि बहुत मीठी वाणी है, और तुम्हारी वाणी बहुत मीठी भी है, मधुर भी और बहुत कोमल भी है, और इस कोमल और मधुर वाणी की तुम स्वामिनी भी हो, तुम मालकिन भी हो इसकी, है ना, यही तुम्हारा धन है, तुम्हारा ऐश्वर्य है, तुम्हारी पहचान है, ऐसा कवि उससे कहते हैं। तो फिर तुम क्या पागल हो गई हो, क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो जो तुम इस तरह अर्धरात्रि को चीख रही हो? तुम्हारे पास तुम्हारी मधुर वाणी है, कोमल वाणी है, तुम इसकी मालकिन हो, है ना, सब लोग तुम्हें प्रेम करते हैं तुम्हारी वाणी के वजह से, फिर तुम क्या इतना क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो गया कि तुम आधी रात को चीख रही हो? ठीक है, क्या तुम पागल हो गई हो, बावली हो गई हो, ऐसा कवि ने कहा। फिर वो कयास लगाते हैं, सोचते हैं ना, इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कभी कि क्यों बोल रही हो भैया रात में, मुझे तो रीज़न समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम बावली हो गई हो जो आधी रात में चीख रही हो? तुम्हारे पास तो तुम्हारी इतनी मधुर वाणी, और उस मधुर वाणी में भी इतनी करुणा छिपी हुई है, और फिर क्या ऐसा हो गया कि जंगल में कोई आग लग गई है, जंगल में आग लगी और उसकी लपटें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, और इसलिए तुम इतना ज़्यादा परेशान हो रही हो, दुखी हो रही हो, चीख रही हो, जिसकी वजह से तुम्हारी जो वाणी है वो इतनी दर्द भरी हो गई है, या फिर करुणापूर्ण तुम्हारी वाणी हो रही है। हे कोयल बोलो तो, बताओ तो, आखिर तुम क्यों चीख रही हो? तो स्टूडेंट देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये चैप्टर ना अक्सर हर साल बच्चे शिकायत करते हैं, लास्ट ईयर भी बच्चे ये शिकायत करते हैं, मैम हमें तो समझ में नहीं आ रहा, मैम हमें तो ये बड़ा बोरिंग चैप्टर है, हमें इसमें नींद आने लगती है। तो स्टूडेंट देखिए, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि ऐसे मैं बताने की कोशिश करती हूँ, अपनी साइड से सब कुछ बताने की कोशिश ये करती हूँ जिससे कि आप उस पिक्चर को इमेजिन कर सकें, है ना, वो सीन इमेजिन कर सके और कल्पना कर सके कि भाई क्या हुआ होगा। तो मैं इसलिए हर बात को बार बार भी रिपीट करती हूँ, बार बार अपने मतलब आसान शब्दों में मैं चाहती हूँ कि आपको समझ में आ जाए, तो इसलिए मैं एक शब्द को बार बार भी रिपीट करती हूँ, बार बार उसके 2-3 तरह से अर्थ बताने की कोशिश करती हूँ। तो अगर ऐसा है कि आपको भी ये चैप्टर बोरिंग लग रहा है तो आप मुझे बताइएगा कि क्या वाकई में ऐसा है कि बोरिंग है ये चैप्टर। लेकिन मुझे तो नहीं लगता बोरिंग, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। देशभक्ति की बातें हम सभी को अच्छी लगती हैं और हमें लगनी भी चाहिए, क्योंकि देश है तो हम हैं, और अगर हम देश नहीं है ना तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। और फ्रेंड्स, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके बल पर हमें हमारा देश आज़ाद मिला, आज हम जिस आज़ाद देश में सांस लेते हैं, उन लोगों ने कितने कष्ट उठाए थे, या फिर उन पर कितने अंग्रेज़ों ने अत्याचार किए थे, किस तरह से। अब अगर कवि डायरेक्ट लिखते, अगर मैंने अभी बताया था आपको एक वीडियो में कि अगर कवि डायरेक्ट ये लिख देते ना, अंग्रेज ये अत्याचार करते हैं, हमें खाना नहीं देते, हमें बेड़ियों में बांध कर रखते हैं। अभी और इस पाठ में अभी और पढ़ेंगे आप इस कविता में, अभी बहुत सारे और कष्ट कौन कौन से कवि या उस तरह के स्वतंत्रता सेनानियों को, कवि को भी और भी उनकी तरह बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो वहाँ पर कैद थे, बंद थे जेल में, सबको पकड़कर वो जेल में डाल दिया करते थे अंग्रेज़। तो हमें उन चीज़ों का पता होना चाहिए। और अगर ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी डायरेक्ट लिख देते थे, अंग्रेज हमें जेल में डालते हैं, हमें खाना नहीं देते, हम पर पहरा लगाया हुआ है, हमें काल कोठरी में बंद किया जहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं आती है, और हमारी इतनी दुर्दशा की है, तो अंग्रेज़ क्या करते, खुश होते? बताइए ज़रा, आप ही बताइए। अंग्रेज़ उनकी बात से खुश होते या उनको गुस्सा आता? भैया अपनी बुराई सुनकर, तो भले ही हम बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी बुराई सुनेंगे ना तो हम सुन नहीं पाएंगे, हमें और ज़्यादा गुस्सा आएगा। यस स्टूडेंट, ऐसे ही अंग्रेज़ों को क्या आ जाता, माखनलाल चतुर्वेदी पर गुस्सा आ जाता, ठीक है, और इतना गुस्सा आता कि फिर वो पता नहीं कौन कौन से और अत्याचार करते। जो थोड़ा बहुत उनको भोजन मिल रहा था, हो सकता है वो भोजन भी नहीं देते और पानी भी नहीं देते, टाइम से ही पानी देते थे। वहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे कहते हैं काला पानी की सज़ा, और ये बहुत सारा ऐसी सज़ाएं वो दिया करते थे। केवल क्या कसूर था लोगों का, बस ये कसूर था, वो चाहते थे तुम अंग्रेज़ हो, तुम अपने देश में चले जाओ, तुम हमारे देश के नहीं हो, हमारे देश को आज़ाद करो। बस इतना सा अपराध हुआ करता था हमारे देशवासियों का, तो हमें उनको नहीं भूलना है। तो इसीलिए ना कोयल को प्रतीक मानकर, कोयल के बोलने को लेकर उन्होंने ऐसी बातें लिख दी, क्योंकि हम डायरेक्ट वे में किसी को अगर ताना देंगे, किसी की बुराई करेंगे तो वो हमें छोड़ेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए क्या करना चाहिए, इनडायरेक्ट वे में लोग बहुत सारी बातें कर देते हैं, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन
कहीं पर ये जायज़ होता है। जैसे कवि ने भाई डायरेक्ट वे में अगर कहते तो अंग्रेज़ तो उनके साथ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया और इस तरह से अपनी कविता लिखी और ये कविता बहुत फेमस हुई है। आपको मैं बता दूँ, माखनलाल चतुर्वेदी को मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है ना, और भारत की आत्मा इस तरह से उनको कहा जाता है, यानी कि देशभक्ति की कविताएं जो उन्होंने लिखी इसलिए उनको यहाँ पर याद किया जाता है। तो स्टूडेंट चलिए अब हमारा शुरू होगा तीसरा काव्यांश। कौन सा काव्यांश स्टूडेंट, देखिए तीसरा काव्यांश। तो तीसरा काव्यांश में हमारा कौन सा है, क्या देख न सकती। ठीक है, यहाँ पर भी देखो उन्होंने क्वेश्चन किया, आपको ये जो कविता है बहुत ध्यान से पढ़नी है। कहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है और कहाँ पर संबोधन का चिन्ह लगा है, विराम चिन्ह लगा है, ये सब आपको देखना है। क्या देख ना सकी से लेकर, देखो देख से लेकर, पूरा नहीं लिखूंगी मैं यहाँ पर, और कहाँ तक, देख ना सकती से लेकर कोकिल बोलो तो, है ना, कहाँ तक लिखा, देखो सभी जगह उन्होंने क्या किया है, संबोधित किया है। किसको संबोधित, कोकिल बोलो तो, कोयल को, कोकिल किसको कहते हैं, बोलो तो, कोकिल किसको कहते हैं स्टूडेंट। देखो ये वाला चिन्ह मैंने यहाँ पर भी लगाया विराम चिन्ह, ये यहाँ पर भी आपको पता है ये कौन सा है, संबोधन वाला है ना, एक्सक्लेमेटरी जिसमें आदि बोधक चिन्ह। ठीक है, ये तो यही है, इसलिए मैंने आपको ये बताया था। अब चलिए इसके सबसे पहले क्या करेंगे, हम शब्दार्थ देखेंगे। तो शब्दार्थ में पहला शब्द लिख लीजिए आप, जंजीर। जंजीर का क्या हो जाएगा बताइए, जंजीर आप जानते हैं है ना, उसको क्या कहेंगे, कड़ी या बंधन भी कह देते हैं। कड़ियों की होती है ना, कड़ी की जंजीर आपने देखी है, कड़ी या बंधन। अब हम यहाँ पर देखो क्या होता था, पहले जब कैदियों को बंद करके रखते थे जेल में तो जंजीर डाल देते थे उनके हाथों में, उनके गले में भी, उनके पैरों में भी। तो उसी कड़ी की, उसी जंजीर की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब गहना तो आप जानते ही, गहना लिखेंगे नहीं, गहना को ऐसे समझ लीजिए, गहना क्या होता है, आभूषण। ठीक है, गहना आभूषण। चर्रकचू, ठीक है, चर्रकचू भी मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी। चर्रकचू क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, कोल्हू के चलने की ध्वनि होती है। कोल्हू होता है, कोल्हू देखा आपने, हाँ देखा तो होगा, लेकिन सबने नहीं देखा होगा। कुछ बच्चों ने शायद देखा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ने भी नहीं देखा होगा। कोल्हू नाम सुना होगा आपने, और उस वाले कोल्हू से आप उसको उसकी देख रहे होंगे आप, ये वाले कोल्हू को जानते होंगे जहाँ गन्ना पेला जाता है और उसका वो रस निकाला जाता है, गन्ने को कुचल के, है ना, वो ऐसे करके जब गन्ने का जूस पीने जाते हैं, आपने देखा होगा, वो वाला कोल्हू देखा होगा आपने। लेकिन ये कोल्हू और था दूसरा। अभी वाले जो कोल्हू हो गए वो हाथ से ऐसे चलते, पहले की जो कोल्हू की बात हो रही थी ना, वो मैं आपको बताऊँगी वीडियो में किस तरह का होता है, वो कोल्हू किस तरह का हुआ करता था। ठीक है, तो वो मैं आपको पिक्चर से ही बताऊंगी, और बाकी आप फिर उसकी पिक्चर जो गूगल करके देखेंगे वो आप खुद से देख सकते हैं। तो चर्रकचू कहते हैं, वो जो कोल्हू चलता है ना, कोल्हू, उसकी जो आवाज़ होती है, क्योंकि आप कोई भी मशीन चलाओगे उसकी आवाज़ होगी, तो जो कोल्हू हुआ करता था उसको चलाने की जो आवाज़ हुआ करती थी वो चर्रकचू वाली हुआ करती थी। कैसी हुआ करती थी, चर्रकचू। तो ये कोई शब्द नहीं है, ये क्या है, चर्रकचू, कोल्हू चलने की जो ध्वनि है, जो आवाज़ है, उसको कहा जाता था। ठीक है, फिर गिट्टी क्या होता है, गिट्टी देखो, गिट्टी भी आप जानते हैं। देखो ऐसे कोई शब्द नहीं थे, फिर भी मैं बता देती। गिट्टी क्या है, पत्थर के छोटे टुकड़े होते हैं। क्या, पत्थरों के टुकड़े कौन से बेटा, है ना, पत्थरों के टुकड़े, कौन से टुकड़े बताइए, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना, गिट्टी कहते हैं उसको। आप देखो उठा भी लेते हो, इतने छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसको कहते हैं पत्थरों, क्या कहेंगे उसको, गिट्टी कहेंगे, कि गिट्टी वो तोड़ते थे। और मोट खींचना, कोल्हू का चरसा खींचना, है ना। अब देखो मैं मोट खींचना बता देती हूँ यहाँ पर, मोट खींचना आपको यहाँ से ध्यान से समझना पड़ेगा। अभी आप पहले लिख लीजिए, मोट खींचना क्या हो जाएगा, कोल्हू का चरसा खींचना, कोल्हू का चरसा खींचना। ठीक है, कोल्हू का चरसा खींचना। अब देखो ये चरसा भी वही हुआ करता था। चरसा कहते हैं उसको, कहते हैं गोल गोल घूमने वाला, जहाँ पर वो गन्ना होता है ना, तो वो। और फिर और क्या वो, चलिए मैं अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी, एक पिक्चर से मैं शो करूंगी कि ये किस तरह से ऐसे करके घूमा करता था, तो उसको हम बाद में ही बताएंगे। क्योंकि अभी मैं जब मैं व्याख्या करूँगी ना, तो पहले मैं इसी को समझा दूँगी, जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, दावा नल, बड़वा नल, ये सब बताया था। ठीक है, और क्या हो जाएगा इसमें,
मोट खींचना, कोल्हू का चरसा खींचना। और अकड़, आप जानते हैं अकड़ क्या होता है? घमंड होता है, ऐंठ है ना, घमंड या ऐंठ हो जाता है। बेध क्या हो जाता है? बेधना, बेधना लिख लीजिए, बेधना, बेधना होता है स्टूडेंट। देखिए चीरना, ठीक है, चीरना, चीरना कहते हैं ना, देखो चीरना, चोट पहुंचा देना, वो सब क्या होता है? बेधना। और इसके अलावा क्या आएगा? विद्रोह बीज, क्रांति का प्रारंभ। विद्रोह बीज क्या लिख देते? चलो विद्रोह बीज लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं विद्रोह बीज, विद्रोह के बीज है ना, विद्रोह और बीज, विद्रोह बीज। अब हम कोई बीज बोते तो उससे पौधा निकलता, तो ये कौन सा बीज है? क्रांति का बीज। कौन सा है? क्रांति का प्रारंभ करना, ठीक है, क्रांति का प्रारंभ। क्रांति का जब प्रारंभ करते हैं, अर्थात कोई भी नया काम हमें करना होता है, उसके लिए हम क्या कहते हैं? पहले लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं, तो उसे ही कहते हैं हम क्रांति का बीज। तो स्टूडेंट देखिए, ये थर्ड वाले की व्याख्या हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।